मैंने खुद को ही अपना दोस्त बनाया, खुद से ही बातें करता था, खुद ही से सवाल पूछता था, खुद ही से सवाल जवाब देता था। तो ये जो आपस में गुफ्तगू का सिलसिला था, यहीं से कहीं शायरी पैदा हुई। मुझे तो आज भी नहीं मालूम, लेकिन लोग कहते हैं कि खुशबीर सिंह शाद का अपना एक लहजा है, तो शायद हो सकता है ये बात सही हो। मैंने बहुत ही छोटा सा मासूम सा लखनऊ देखा है, और मैंने हमारे ज़माने में बचपन में टांगे चलते थे, रिक्शे चलते थे, और मैं आलमबाग में रहता था। इतने महज़्ज़ब लोग थे, इतने कायदे से बात करते थे, और ख़ास तौर पे जो पुराना लखनऊ है, और जो लखनऊ का ओरिजिनल सामान था वो कहीं गायब हो गया। अब मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। उस ज़माने में उनके हाथ में केन होता था, तो केनिंग होती थी। अब वो बारी बारी सबको पढ़ रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। जैसे मेरे पास आया, मैं बोला आई न्यू नया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा यू न्यू इट, उन्हें और मारा मुझे। हर वो शख्स जो कविता से प्रेम करता है, गज़ल से इश्क करता है, नज़्मों की मोहब्बत में पड़ा है, उनके लिए हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ भारत के मशहूर शायर जनाब खुशबीर सिंह शाद मौजूद हैं। साहित्य जगत या ख़ास तौर से उर्दू लिटरेचर, उर्दू पोइट्री में उन्होंने एक बेहद ऊंचा मुकाम हासिल किया है। आपने शायरी को एक फ़िलासफ़र की नज़रों से देखा और अपनी ज़िंदगी को परत दर परत समझते रहे और अपने अल्फाज के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की और कामयाब रहे, और लोगों को बताया देखो ज़िंदगी ये होती है। उनके नज़रिए से जब देखा तो ज़िंदगी कुछ और ही नज़र आई और बेहद खूबसूरत नज़र आई। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले लेकिन मेरा बहुत पसंदीदा शेर सर का जो है, हमें तहसीन की ख्वाहिश नहीं बस रोशनी की है, किसी को मत बताना ये दिए हमने जलाए हैं। बेहद उम्दा शेर आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू। तो बहुत सारे सवाल जो हम लोगों के जहन में हैं, जो आम जनता के, जो आपके मुरीद हैं उनके जहन में हैं, किस चीज़ से मुतासिर होके आपने शायरी की ओर रुख किया? ऐसा अनीता जी कि ये जो होता है ना लिखा हुआ, तो वो हो ही जाता है। तो मेरा एक्चुअली बचपन से मिजाज ना, मैं बहुत ही एक इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था, बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ जी। अब उसके पीछे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ये था कि मैं अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरा एक बड़ा भाई था, तो हम लोग बचपन में वो खेल रहे थे, तो उसको एक कुत्ते ने काट लिया और उसकी डेथ हो गई। और उसका बड़ा एक मैंने अपने सामने अपने भाई को मरते हुए, मैं बहुत छोटा था। अब उसके जाने के बाद ये हुआ कि मैं चूंकि इकलौता था, तो मेरी बहुत ज़्यादा केयर होने लगी घर में, बहुत ज़्यादा घर वाले मुझे लेके वो रहने लगे। तो मुझे गुल्ली डंडा खेलने से मना कर दिया गया, पतंग उड़ाने से मना कर दिया गया, कंचे खेलने से। तो जो बचपन का जो सबसे बड़ा सरमाया होता है, जो खेल होते हैं, मैं उन सबसे वंचित हो गया जी। अब तो जाहिर है कि फिर मैं क्या करता, तो मैं अपने आप में सिमट गया। और जब आप अपने आप में सिमट जाते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर आप वो सब कुछ सोचते हैं जो एक बच्चा सोचता नहीं कभी कि क्या है। तो मुझे सोचने की आदत पड़ गई शुरू से, और मैं फिजूल की बातें सोचता था। जैसे कोई तितली जाके फूल पे बैठ गई, तो मैं जाके करीब जाके सुनता था कि क्या बातें कर रहे होंगे ये लोग आपस में, ये क्या, बड़े नेचर के इतने करीब। तो वो मैं बड़ा हसास हो गया, बचपन से ही बहुत हसास था। अब चूंकि मैं अपनी बात किसी से कह नहीं सकता था, अपने जो साथ के बच्चे थे उनके साथ खेल नहीं सकता था, तो जाहिर है कि मैंने खुद को ही अपना दोस्त बनाया, खुद से ही बातें करता था, खुद ही से सवाल पूछता था, खुद ही से सवाल जवाब देता था। तो ये जो आपस में गुफ्तगू का सिलसिला था, यहीं से कहीं शायरी पैदा हुई जी। और बाद में वो जैसा भी उसने शक्ल इख्तियार की, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। अच्छा, बहुत खूब। मतलब यानी आपने अपने को दोस्त बना लिया, अपने से इश्क फरमाने लगे आप। अब इश्क दोस्त तो बना लिया। हाँ। अब दोस्तों में लड़ाई भी तो होती है ना, इश्क में लड़ाई नहीं होती है। जी हाँ। तो बहुत से शायर हैं, आप किस शायर ने या किन शायरों ने आपके जहन पे गहरी छाप छोड़ी, या जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए? आपके इंस्पिरेशन कौन कौन से खास कुछ? देखिए, होता क्या है कि जब आपको ये
उम्र की शुरुआत में, नौजवानी में, जब आपको शौक लगता है शायरी का, जी। तो उसके बाद जो उस वक्त का मकबूल शायर होता है तो आप उससे मुतासिर होते हैं। हमारे ज़माने में साहिर लुधियानवी बहुत बड़ा नाम था, जाहिर सी बात। और वो मेरे ख्याल से कि उस वक्त मेरी उम्र के किसी भी नौजवान के जिसको शायरी का शौक होगा वो साहिर के जादू से बचा नहीं होगा। तो मैंने शुरुआत ऐसे हुई कि उस ज़माने में हिंद पॉकेट बुक्स की किताब आया करती थी 1 रुपए की, और उर्दू की बेहतरीन गज़लें, उर्दू की सरश्रेष्ठ शायरी, तो वो मैंने ख़रीद के पढ़ना शुरू किया। अब एक ही किताब में गालिब भी है, मीर भी है, जोश भी है, फिराक भी है, अब सबको पढ़ रहे हैं। हालांकि नीचे मानी लिखे होते थे तो बहुत समझ में तो नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे मैं पढ़ता गया और मुझे अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैं नस्र की तरफ आया, तो उस ज़माने में जो ये पॉपुलर लिखने वाले थे, गुलशन नंदा, रानू, जो एक आम लोगों की, तो मैं उन, लेकिन मेरा टेस्ट कुछ डिफरेंट था। मैंने कृष्ण चंद्र को पढ़ना शुरू किया, बेदी को पढ़ना शुरू किया, मंटो को पढ़ना शुरू किया, अमृता प्रीतम को पढ़ा। तो एक मेरी तरबियत उससे हुई, उस लिटरेचर ने मुझे थोड़ा सा दरेज किया और मेरी कुछ सोच उस किस्म की होती गई। उसके बाद फिर शायरी में मैंने फिर इंडिविजुअल शायर्स को पढ़ना शुरू किया। मुझे उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती थी। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो हिंदी में मुझे जो कुछ भी अवेलेबल होता था मैं पढ़ता था। और उसके बाद फिर पता नहीं मैंने कब लिखना शुरू किया। जैसे स्टूडेंट्स आमतौर पे करते हैं कि उनके पास एक डायरी होती है, जो मन में आता है वो आपने शायद उर्दू की तालीम अपने उस्ताद वाली असी साहब से जी, वो बहुत बाद में सिलसिला शुरू हुआ। तो बस मैं लिखता रहा, करता रहा, ये चलता रहा। तो वाली असी साहब हमारे लखनऊ के बहुत मशहूर मुशायरों का उस वक्त बहुत बड़ा नाम था। तो उनसे मुलाकात थी मेरी, मेरे एक दोस्त ने मिलवाया था। तो मैं उनकी दुकान पे, उनकी किताबों की दुकान थी, तो मैं उनके यहाँ जाया करता था, बैठता था। तो मैं उनको वाली भाई कहता था। जी हाँ। शायरी का शौक था सुनने का, मुशायरों में जाते थे, शायरों से मिलते थे, उनसे बातें करते थे, मुशायरे सुनते थे। और मेरे वालिद बहुत परेशान रहते थे, वो इंजीनियर थे, क्वालिफाइड थे, और मैं जो था वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। बल्कि मैंने 3 बार पीएमटी के लिए मैं अपीयर भी हुआ, तीनों बार बड़ी कामयाबी से फेल हुआ। और उनको भी समझ में आया कि नहीं भाई ये, अच्छा मैंने कहा कि आप मुझे बीए में मैं पढ़ना चाहता हूँ। बोला नहीं नहीं, क्या करोगे, दफ्तर के क्लर्क बनोगे क्या, तुमको डॉक्टर बनना है। तो बड़े रोबीली शख्सियत थे मेरे वालिद, डर भी लगता था उनसे। तो अनचाहे भी मतलब वो पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में भी कुछ क्लास में जो लेक्चरर था वो लेक्चर देता था, मुझे चक्कर आते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, ऊपर से सब निकल जाता था। अल्टीमेटली ये हुआ कि बड़ी मुश्किल तक बीएससी तक पहुंचा और नहीं मन लगा। तो फिर वालिद ने कहा ठीक है तुम अपना, उन्होंने बिजनेस शुरू करा दिया। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस लगवा दी मुझे। हमारा बहुत बड़ा घर था लखनऊ में, और वो नीचे हमने प्रिंटिंग प्रेस लगा ली। तो वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन मैंने तब भी बहुत सीरियस नहीं हुआ। कुछ ऐसा कुदरत का निज़ाम होता है ना कि वो आपको फिर रास्ते पे ले आती है। बिल्कुल। तो मेरे वालिद को फालिज का अटैक हो गया, पैरालिसिस का अटैक हो गया, एंड ही वाज कन्फाइंड टू बेड। 15-16 साल वो बीमार रहे। वो सब जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। फिर अनीता जी, मुझे लगा कि यार ज़िंदगी में बिना संघर्ष किए कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की। और मेरी 5 बहनें थी, तो 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। अपनी 2 छोटी बहनों की शादी मैंने की, अपनी शादी खुद की, बच्चों की परवरिश की। लेकिन ये साथ में ये सब सिलसिला चलता रहा। तो वो भी अब पूछ रही थी कि कैसे शौक लगा, तो वाली आसी साहब की मैं दुकान पे बैठा था। तो वो अपने ध्यान में बैठे थे। तो मैंने कहा वाली भाई एक शेर सुनिए कैसा है। बोले हाँ सुनाओ। सुनाइए। तो वो शेर ये था कि मुझे आज भी याद है कि हैं पाँव किसी पेड़ की मानिंद जमी में, और ख्वाहिश परवाज परिंदों की तरह है। बोले हाँ अच्छा है, किसका है। मैंने कहा जी मेरा है। अच्छा तुम शेर भी कहते हो। तो मैंने कहा हाँ साहब मैं तो खूब कहता हूँ। कहना अच्छा तो तुमने कितनी गज़लें कही। कहते जी मैंने 300-400 गज़लें कही। कहना अरे तुम तो बहुत अमीर हो यार, इतना तो हमने भी नहीं कहा। तो मैंने उनसे, अच्छा वो पब्लिशर थे, तो मैंने कहा वाली भाई आप मेरी किताब छाप दीजिए। वो हंसते लग पड़े, कहना नहीं ठीक तुम लेके आओ, देखेंगे उसको। अब वो मैं उनके जाता था तो उनके दुकान पे रोज कोई ना कोई बैठा होता था, मौका नहीं मिलता था। तो जब वक्त मिलता था तो वो डायरी निकाल के उस पर से एक आध गजल देखते थे, चेक करते थे। जाहिर है कि बिल्कुल बचपन की शायरी थी, नौजवानी की, बिल्कुल बहुत सी गलतियां थी। तो यहाँ पूछूंगी कि आपने किस स्क्रिप्ट में लिखी, मतलब हिंदी में लिखी थी, क्योंकि तब तक आपको मुझे उर्दू सीखने की अलग कहानी है।
तो वो करीब 1 साल लग गया उनको देखने में पूरी। हाँ लेकिन अब मुझे बाद में समझ में आया कि ये उनका तरीका था मुझे सिखाने का, जी। कि रोज कुछ ना कुछ मेरी ही गजल को निकाल के उसमें करेक्शन करना, फिर मुझे ही कहना कि इसको सही करो, ये कैसे सही होगा। वो इशारे देते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, मेरी दास्तां को जरा सा बदल कर मुझे ही जी सुनाया जी सवेरे बिल्कुल सवेरे। बिल्कुल। तो वो करते करते मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि क्या होता है, मीटर क्या होता है, और सही अल्फाज क्या है, कौन सा लफ्ज। मुझे उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो सिखाई, लफ्ज की अहमियत क्या है। जी ये लफ्ज जो होते हैं, एक लफ्ज जो है आपको बहुत इज्जत दिलाता है, उसी लफ्ज का गलत इस्तेमाल आपको बहुत जलील करता है, वो आपको आसमान से उठाकर जमीन पे फेंक देता है। तो लफ्जों का इंतखाब बहुत जरूरी है कि आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शायरी में भी और अपनी आम बोलचाल की जिंदगी में भी। तो ये मैंने उनसे सीखा। तो वो उस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया कि तुम्हारा जो बयान है वो बहुत चुस्त होना चाहिए, और शायरी में कभी भी सामने की बात नहीं करनी चाहिए। जाहिर हो कि बात सामने की है, लेकिन उसके पीछे की बात असली हो बात रही है। पीछे हो, कि सोचने वाला सोचे। यस फिर वो गालिब के शेर सुनाते थे कि देखो ये शेर है, इस शेर का जाहिरी मतलब ये है, लेकिन इसके पीछे जो है उसका मतलब ये है। जी और कई मतलब निकलते हैं एक शेर के, वो कई उसमें डायमेंशन होते हैं। एक अच्छा शेर जो है जी हाँ। उसके कई डायमेंशन होते हैं। तो ये सब बातें उनसे सीखी। तो एक साल भर तक वो हो गया। तो मेरी अपनी चूंकि प्रिंटिंग प्रेस थी, तो मैंने हिंदी में अपनी पहली किताब छाप ली। जाने कब ये मौसम बदले नाम था उसका, जी, पहली हाँ, किताब का। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा यार इसकी तो हम इसका विमोचन करेंगे और फंक्शन करेंगे। तो उन्होंने किया। तो मुशायरा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत से सिंगर जो थे लखनऊ दूरदर्शन में, जो आमतौर पे गाते वाते थे, उन्होंने मेरी गज़लें गाई। एक प्रोग्राम हुआ तो वाली आसी साहब ने स्टेज पे एक बात कही कि भी देखिए आपकी किताब छप गई है, और पहली किताब जो है वो पहली औलाद की तरह होती है, आदमी बहुत मोहब्बत करता है उससे। लेकिन एक बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि आप जिस ज़बान में तख्लीक करते हैं, लिखते हैं, क्रिएशन करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट आपको आना चाहिए, वरना आप उसमें तरक्की नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। और आज आप मुझसे वादा करिए कि आप 1 साल के अंदर अंदर उर्दू स्क्रिप्ट सीखेंगे, और आपकी जो अगली किताब आएगी वो उर्दू स्क्रिप्ट में आएगी। मैंने उनसे वादा किया। और एक रिटायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, सुल्तान खान साहब, जी वो मुझे पढ़ाने आते थे मेरे घर में उर्दू। अच्छा, सीन ये होता था कि एक टेबल पे मैं उनसे उर्दू सीख रहा होता था, दूसरे टेबल पे मेरे बच्चे अपनी ट्यूशन पढ़ रहे होते थे। तो बहरहाल उन्होंने मुझे इतना सिखा दिया कि मैं पढ़ना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद ना उन्होंने मेरी थोड़ी सी इस्लाह करनी शुरू कर दी शायरी में। तब मैंने कहा नहीं, अब आप जाइए, मुझे मेरे पास अपना एक उस्ताद है। तो बस वो सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर मेरी किताब, अगली किताब उर्दू में आई, एक किताब और छोड़ के, और जिसका विमोचन दुबई में हुआ। पहली बार जब मैं दुबई गया था सन 2000 में। जी हाँ। तो वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अखबार है, दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू का अखबार है, जंग। जी तो जंग के ग्रुप एडिटर थे महमूद शाम साहब। तो उनके हाथों उसकी रस्म इजरा हुई, और वहीं उनसे ऐसी दोस्ती हो गई कि उन्होंने वापस जाके पाकिस्तान में वही मेरी किताब पाकिस्तान में छपवाई, जी जी। और वो बहुत पॉपुलर हुई वहां पर। तो ये सिलसिला चलता रहा, और करते करते आज मेरी 15-16 किताबें हैं। तो शाद साहब, इसका मतलब टीचर लेक्चर देते रहते और आपके जहन में गजल जी जी, लाइनें लेती वो अलग ही रहती चलता थी। रहता था। मुझे तो लगता था पता नहीं क्या बोल रहा है, और मैं जी। डरता था कहीं टीचर मुझे खड़ा करके सवाल मुझसे ना पूछ ले, क्योंकि मैं बिल्कुल तो एब्सेंट आप रहता एक शेर सुना देते उनको। उस वक्त पोजीशन में नहीं था। अगर मैं उस वक्त शेर सुनाता तो मुझे स्कूल से निकाल, कॉलेज से निकाल देते वो। जी। लोग कहते हैं कि लखनऊ में कुछ खास बात है, जो यहाँ के रहने वाले होते हैं वो कहते हैं कि जो यहाँ है ऐसा कहीं नहीं है। तो क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? ऐसे कुछ वाकयात जो आपके बहुत दिल के करीब हों, जो आप हमसे शेयर करना चाहें लखनऊ के बारे में? लखनऊ तो चूंकि मेरी पूरी जिंदगी बीती है, मेरी पैदाइश यही यूपी की है, जी हाँ, यही यहाँ जी। करीब में सीतापुर है। वहाँ गांव, वो अब तो खैर गांव नहीं, सिधौली। जी हाँ। कल मैं गया था वहाँ, तो मैं अच्छा, अच्छा। मेरी चाची जी। अबाउट 90 years old, तो कल हम लोग उनसे मिलने गए थे, कल रात को वहां से लौटे। तो पैदाइश तो यूपी की थी, और मैं बहुत 4-5 साल की उम्र में लखनऊ आ गए थे। तो जाहिर है कि आसपास जो देखा, जो महसूस किया, जो जबान सुनी, और जिस जबान में बात करते थे, तो वही आपका एक इजहार का सलीका भी बना। और
आप जिस माहौल में जीते हैं, जो आवाज़ें आपके कान तक आती हैं, वही आपके दिल में उतरती हैं। बिल्कुल, जी हाँ। और वही बाहर निकलती हैं, बिल्कुल, किसी भी शक्ल में निकलती जी हैं। हाँ। तो जो आप सुनते हैं, जो आप एब्जॉर्व करते हैं, वही आप एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने अपने गिरदो पेश में जो देखा, जो महसूस किया, हालांकि हमारे घर में उर्दू का कोई ऐसा माहौल नहीं था। हमारे आलमबाग में एक शायर रहते थे, हरविंदर सिंह दीवाना। जी, तो उनको उर्दू आती थी, तो हम उनके दीवाना हुआ करते थे कि दीवाना साहब वो अपने शेर सुनाते थे और हम उनको बड़ी हैरत से सुनते थे। क्या उन्हीं के साथ मैं मुशायरों में भी जाता था, शायरों से मिलता था। और यहाँ एक बहुत बड़े उर्दू के अफसरा निगार थे, रामलाल साहब, तो हम उनके यहाँ जाया करते थे, तो उनके यहाँ बैठा करते थे। तो इस तरीके से ये शौक़ डेवलप हुआ। फिर लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरा अपना कारोबार भी था, मुझे वो भी देखना होता जी, था। जी हाँ। ठीक शाम को 5 बजे मैं अपना ऑफिस छोड़ देता था और स्कूटर उठा के मैं अमीनाबाद आ जाता था, वाली साहब की दुकान पे। वहाँ फिर 8-9 बजे तक वहीं बैठते थे। अब उनकी दुकान पे रोज़ कोई ना कोई शख्सियत आती थी। उस वक्त लखनऊ में इरफान सिद्दीकी बहुत बड़े शायर थे, मलिकजादा मंजूर अहमद साहब थे, जी हाँ। बशीर फारूकी थे। ये रोज़ कोई ना कोई उनकी आके बैठता था और हम चूंकि चुपचाप बैठ के उनकी बातें सुनते थे, बीच में बोलते नहीं थे, क्योंकि उनको सुन सुन के बहुत सीखा कैसे बात की जाती है, कैसे शेर कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये होता था कि जैसे अब इरफान सिद्दीकी नहीं, वो आते थे, हाँ भाई खुशबीर मियाँ क्या कहा, कुछ सुनाइए, तो उनको शेर सुनाते थे। तो जब वो लोग तारीफ करते थे तो अच्छा लगता था। तो बस इसी तरीके से शौक़ डेवलप होता चला गया। तो उस ज़माने में अनीता जी मुशायरों का बहुत बुरा हाल था। बुरा हाल इन द सेंस कि मतलब बहुत मुशायरों में पैसे वैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे लोगों को। तो मैंने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा मुशायरों में जाना चाहता हूँ। कहते देखो तुम जिस फैमिली बैकग्राउंड है तुम्हारा, ये तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है। तो सिर्फ ये करो कि तुम लिखो पढ़ो और रसालों में भेजो, वहाँ छपो। क्योंकि जो आप अच्छे रसायल में छपने से आदमी जिंदा रहता है, आपका काम जिंदा रहता है। मुशायरे में तो आपने पढ़ा और ऑडियंस को सुनाया, आप घर लौट आए। तो वो शाह मैंने साहब आपने बाद में मतलब कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुशायरों में शिरकत की, हाँ, अमेरिका में, जी, मैं तो कई मुल्कों में, अमेरिका में भी मैं 8-10 बार गया हूँ। और अमेरिका के मैं कम से कम 30-35 शहरों में मैं गया हूँ। आज मुझे नाम तक याद नहीं है। जी हाँ। वो तो मैं, लेकिन मुशायरों में, जैसे मैं मुशायरों का शायर अपने आप को तब भी नहीं मानता हूँ। मुशायरों में शिरकत जरूर रही है मेरी, जी हाँ। लेकिन मैं मुशायरों का शायर नहीं हूँ, मुशायरों का चेहरा नहीं हूँ। मुझे मुशायरों में ज़्यादा बुलाया भी नहीं जाता, क्योंकि वो आजकल जो मुशायरों में हो रहा है, जैसी शायरी हो रही है, जो परोसा जा रहा है, वो बिल्कुल एक परफॉर्मिंग आर्ट है और मुझे परफॉर्म करना नहीं आता। ये मसला है। खैर, आपको पढ़ पढ़ के इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है कि और जैसे हर एक शायर की या हर एक किसी भी तरह का राइटर, उसकी एक अपनी शैली होती है, कुछ एक अपना स्टाइल होता है, एक बन जाता है। उसको इवन नाम ना भी लिखा हो तो देख के हम समझ जाते हैं कि किसका लिखा हुआ होगा। जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है शायरी या मतलब जो एक शैली है वो हमारे तजुर्बे और सोच के गर्भ से जन्म लेती है, उसका असर पूरा पड़ता है। तो शाद साहब की क्या शैली? पूरा देखिए, ये बहुत लंबा प्रोसेस है जी। जब कहना शुरू किया तो जाहिर है कि आप किसी न किसी के असर में होते हैं। जी। और आप जिसके सबसे ज्यादा असर में होते हैं, आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो उस जमाने में साहिर का जादू हमारे सर पे, उनका तो जादू हम पे भी तारी रहा है। आज तक वो जिंदा है। उनके फिल्मी गाने तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी जो शायरी है, जी हाँ, आपको हैरानी होगी कि साहिर का पूरा कलाम मुझे याद था। उनकी एक बहुत लंबी नज्म है परछाइयाँ, वो करीब करीब 30-32 पेज की नज्म है, पूरी एक अपने आप में एक मुकम्मल दास्तान है वो। जी हाँ। वो पूरी नज्म मुझे याद थी, फैज़ याद था। तो उस जमाने में उम्र थी, नौजवानी थी, तो यादाश्त भी अच्छी थी और वो एक पैशन था। तो ये सब मुझे ज़बानी याद थे। अब वो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है जब आप किसी के बहुत असर में होते हैं, तो आप वही कुछ कहने की कोशिश करते हैं कि यार ये बहुत कामयाब है, ऐसे ही कुछ कहो। फिर लेकिन वो बाद में समझ में आता है कि धीरे 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 फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आप और बेहतर लोगों के असर लेना शुरू करते हैं। आपको लगता है नहीं यार ये अच्छा, यार इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो। और तो ग्रेजुअली उम्र के साथ साथ आपकी पसंद का मयार बढ़ता है, ऊंचा होता है, खुद भी इवॉल्व होते जाते हैं, अपनी सोच का दायरा इतना बढ़ता है कि फिर एक अपना। अच्छा, फिर उसके बाद एक स्टेज पे ये लगने लगा कि नहीं यार ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं तो मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अपनी बात अपने तरीके में, फिर वो पता नहीं चला कितने साल लग गए, कब हुआ
लेकिन अब पता नहीं है, मुझे तो आज भी नहीं मालूम, लेकिन लोग कहते हैं कि खुशबीर सिंह शाद का अपना एक लहजा है, तो शायद हो सकता है ये बात सही हो। कोशिश करता हूँ कि अपनी बात को अपने तरीके से कहूँ। एक सवाल ये भी है हमारा कि शायरी ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया, आप क्या महसूस, मतलब क्या चेंजेस आपने बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहे हैं कि अगर मैं शायर, जब तक शायर नहीं था तो कैसा था और उसके बाद कैसा था? हालांकि आपने बहुत कम उम्र से ही ये शुरू कर दिया लिखना, लेकिन उससे पहले पर हालांकि आप ये भी बता चुके हैं कि बचपन भी आपका खेल कूद में नहीं बीता, एक संजीदा बालक की तरह, एक जी। जो कि जिसने कि अपना दायरा छोटा करके अपने जहन का दायरा बढ़ा दिया। जी जी। तो लेकिन फिर भी कुछ बताना चाहें कि पहले के शाद और शायर शाद में बेसिक कोई डिफरेंस शायर तो मैं ढूंढ पाए? शाद तखल्लुस इख्तियार करने के बाद ही जी बना। हाँ। ये तो मेरा तखल्लुस है शाद। जी हाँ। पहले तो मैं सिर्फ खुशबीर हुआ करता था। और जैसे मैंने बताया ना कि शायरी जो है ना, वो आदमी होता नहीं है, आप शायर बन नहीं सकते। कहीं आपके अंदर वो होता है, खबीर होता है जो पनपता है बाद में। तो खुशबीर साहब, जैसा कि लखनऊ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लखनऊ अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है आज भी, लेकिन आज से लेके चलें जैसे माने 50 साल पहले का लखनऊ या 40 साल पहले का लखनऊ, जो कि आपने तब देखा है और आज भी देख रहे हैं, तो बेसिक क्या डिफरेंस कुछ आया है, किस तरह से, और वो चेंजेस क्या क्लियर कट हम मार्क कर सकते हैं कि पहले ऐसा था लखनऊ आज की? क्योंकि लखनऊ के बारे में लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं, क्योंकि जहाँ तहजीब और शेर व शायरी और इसकी बात है और अच्छे खाने पीने की बातें आती हैं, तो लखनऊ का जिक्र होना ही होना है। बिल्कुल। तो पहले का लखनऊ और आज का लखनऊ आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तब्दीली तो एक लाजमी एक ज़रूरत है, चाहे इंसान में हो चाहे शहरों में हो। दुनिया का हर शहर बदल रहा है, लखनऊ तो खैर बहुत बदल गया है। मैंने जो अपने बचपन में और नौजवानी में जो लखनऊ देखा है, जाहिर है कि ये लखनऊ, इस लखनऊ को देख कर मुझे वहशत होती है, बहुत घबराहट होती है। मैं जब भी लखनऊ आता हूँ तो यहाँ की भीड़ और यहाँ का वह जो भव्यता है उसको देख के मुझे अब घबराहट होने लगती है। मैंने बहुत ही छोटा सा मासूम सा लखनऊ देखा है। और मैंने हमारे ज़माने में बचपन में टांगे चलते थे, रिक्शे चलते थे, और मैं आलमबाग में रहता था। और आज मैं जहाँ रहता था, आज वहाँ पर सड़क पार करना मुश्किल है, इतनी भीड़ होती है। उस ज़माने में चारबाग स्टेशन से आलमबाग में हम रहते थे, तो कोई रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं होता था कि वहाँ से वापसी की सवारी नहीं मिलती है। हाँ, लोग इतने कम थे, ये हालत थी। और ज़बान के मामले में लोग, मैंने देखा है कि इतने महज़्ज़ब लोग थे, इतने कायदे से बात करते थे। और ख़ास तौर पे जो पुराना लखनऊ है, जी हाँ, तो अपनी ज़बान के लिए जाना जाता है, उर्दू अपनी तहजीब के लिए जाना जाती। लेकिन जाहिर है कि धीरे धीरे बाहर के लोग लखनऊ आए और उन्होंने लखनऊ को अपना घर बनाया। तो जब कोई बाहर से आता है तो अपनी ज़बान भी लेके आता है, अपनी तहजीब लेके आता है, अपना कल्चर लेके आता है, अपना सामान लेके चलता है, अपना सामान लेके आता है। जी हाँ। और वो अपने सामान के लिए जगह मांगता है। जी हाँ। तो वो जगह देना पड़ती है आपको। तो बहुत सा सामान आ गया बाहर से, अब जो लखनऊ का नहीं है, लेकिन वो लखनऊ का लगता है। और जो लखनऊ का ओरिजिनल सामान था वो कहीं गायब हो गया। लखनऊ की तहजीब की बात बहुत होती है, बट आई एम वेरी सॉरी टू से, आज मैं जो लखनऊ में शायरी के एतबार से बात कर रहा हूँ, मैं वैसे कि वो बात नहीं है। अब लखनऊ में वो लिखने वाले नहीं हैं और वो शायर नहीं है। आज की तारीख में मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी शायर नहीं है जो पूरी दुनिया में लखनऊ की नुमाइंदगी करता हो, मुशायरों में या अदब में। एक ज़माना था वाली आसी, कृष्ण बिहारी नूर, नसीम निखत, रईस अंसारी, महराज फैजाबादी, ये लोग पूरी दुनिया में जाते थे, लखनऊ को रिप्रेजेंट करते थे। आज के तारीख में एक भी नाम ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ भी लखनऊ से आए हैं और लखनऊ के शायर हैं। हो रहा है। अच्छा, होता क्या है, हमारे शाद साहब के लिए तो कहते ही होंगे लोग। नहीं, मुझे तो 13 साल हो गए, तो मैं तो पंजाब का हो गया, यहाँ से चला गया। लेकिन मैं जब लखनऊ से, एक रिश्ता तो है ही है ना जी। और ख़ास तौर पे जब लखनऊ का जिक्र होता है या लखनऊ की कोई बात होती है तो ध्यान तो इधर जाता है। और मैं बहुत गौर से देखता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, तो मुझे मायूसी हो रही है। और मैं हैरान हूँ कि जब मैं यहाँ था, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उनका कोई लिखने पढ़ने से वास्ता भी नहीं था कुछ। आज वो बहुत बड़े साहित्यकार बन गए हैं लखनऊ के, बहुत बड़े अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई है। ज़बान
जबान तक नहीं जानते हैं, नुक्ता कहाँ लगाना है, जिंदगी को जिंदगी कहते हैं, जी। लेकिन बड़े शायर हैं, बड़े राइटर है क्या, उनके पास अपने वसाइल हैं, अपनी एक पोजीशन है सोसाइटी में, तो उनको अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी जरूर। ये मोस्टली जब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, इनको लिखने का भी बड़ा शौक होता है अपने आप को। तो एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे यहाँ, तो वो किसी प्रोग्राम में थे, तो उनको लिखने का वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे। मैं भी बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा था, मजाक में कहा, मैं कहा साहब देखिए, आप लोग तो हमारी ज़िंदगी में जब चाहें चले आते हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, और आप शेर भी कहते हैं, और हर आदमी आपको आपके पीछे वाह वाह कर रहा है। मैं कहा जैसे आप हमारे इलाके में आ जाते हैं, हमको भी इजाजत दीजिए कि हम भी जाएं और रेड डालें। बहुत खूब कही। तो मैंने कहा आप तो बिना नॉक किए हमारे घर में घुस आते हैं, कर रहे हैं हमारे इलाके। और तो मतलब हंसी मजाक की बात थी। तो मोस्टली क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट शायर नहीं होते हैं, मोस्टली मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़ी हाईली पोजीशन में देखा कि वो टॉप लेवल पे हैं, अब वो शेर कहते हैं, अब वो कुछ भी कह रहे हैं, उनके बड़े बड़े शायरों को देखा है कि उनकी तारीफ कर रहे हैं, अरे साहब क्या बात, क्योंकि उनके काम निकलते हैं। जी जी हाँ। तो अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उनकी जितना उनका ये ग्लैमर है और जितना उन्होंने ये अपना वो ऑरा बना रखा होता है, वो सिर्फ उनके रिटायर होने तक होता है, और रिटायर होने के बाद वो बेचारे इतने तनहा हो जाते हैं, कोई पूछता नहीं है कि सब आपने कुछ नया कहा, कि वो लोगों को तरसते हैं कि कोई उनके पास आके बैठे, क्योंकि लोग अपनी पोजीशन से ही पहचाने जाते हैं ना, तो पोजीशन नहीं रही, जाहिर है कि वो आपकी जिंदगी तो बहुत लंबी, ये बड़ा शायरी जो है या कोई भी तख्लीक का काम है, ये बड़ी मेहनत का काम है। बिल्कुल, ये बहुत आपका खून मांगता है, ये बड़ी मेहनत मांगता है। अब वो होता क्या है कि हम वाली साहब मेरे उस्ताद कहते थे, कहते देखो ये जो शायरी है, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप दौड़े और गले में तमगा फैल लिया जी। ये जिंदगी भर की मैराथन है, उसके बाद भी कोई मंजिल मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। सही बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि मीर का एक शेर है कि इतना जाना कि कुछ नहीं जाना है, ये भी एक उम्र पर हुआ मालूम। आप जब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होते हैं तो आपको लगता है तो यार मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, तो मैं किस बात पर इतना गुरूर कर रहा था, मैं किस बात पर इतना खुद को समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा दानिश्वर हूँ, तो मुझे तो मुझसे अच्छे तो कई नए नए लड़के अच्छा लिख रहे हैं। तो आदमी जिंदगी भर सीखता है, जिंदगी भर सीखता है, और ये अमल कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि वो आप किसी पोजीशन में हैं तो आपको 10 लोग वो कहने वाले हैं, करने वाले मिल तो जाएंगे। कई बार तो उन लोगों के सामने हमें कोई नहीं पूछता, उनकी मौजूदगी में हम इग्नोर होते हैं। लेकिन वो वक्त है, जब तक उनका वक्त है तब तक वो बादशाह होते हैं। उनकी रिटायरमेंट एज है, आपकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। आपको हमेशा पूछा जाए। अच्छा, जैसे लिटरेचर का जो हम पढ़ते हैं उसका असर तो होता है जहन पे, कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि किसी ने आपको आके कहा हो कि कुछ भी साहब आपकी को पढ़ के मेरी सोच बदली है, मेरे जीवन पे कुछ ऐसा असर आया? एक किस्सा मुझे याद आता है। जी जरूर शेयर करें। एक हमारे दोस्त थे यहाँ, वकील थे जी, कीर्ति नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहने शाद भाई आपसे बहुत ज़रूरी काम है। क्या बताओ? कहने कि मेरी एक फ्रेंड है तो वो आपकी बहुत फ़ैन है जी, और वो हॉस्पिटल में है और सुबह उसका ऑपरेशन है, तो उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि आप एक बार उससे आके मिलें। मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ जी। तो कहने लगे नहीं आप एक बार आ जाएंगे तो उसको बहुत खुशी होगी। खैर अगले दिन मैं बुके वके लेके गया, मैं उससे मिला और उससे मुझे बाद में बताया कि नहीं शाह साहब आपसे मिलने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत के साथ मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा सारा डर निकल गया मेरे दिल से, और उसके बाद वो इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए, वो मेरी बहन बन गई, बहुत बड़ी बात। और आज तक उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो ये बातें याद रहती हैं कि आप तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आप किसी को अगर लगता है कि कोई आपके लिए कुछ कर सकता है, किसी की मौजूदगी अगर आपकी मौजूदगी अगर किसी के लिए कुछ खुशियों के पल ले आए तो जिंदगी में और क्या चाहिए आपको? ये एहसास, ये कमाई जो होती है, ये असली कमाई जीवन की है कि बदलाव आए किसी की जिंदगी में हमारी वजह से। अगर एक सवाल, जैसे आपकी एजुकेशन क्राइस्ट चर्च कॉलेज में हुई, हमेशा इंग्लिश मीडियम में रहे, जहाँ पे कि ये
पादरी और जो टीचर्स जो भी होती हैं सब ये, जी जी और बाद में फिर एंग्लो इंडियन टीचर्स भी, ये सब रहे। एक उस माहौल में पेरेंट्स भी चाहते थे कि बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाएं कि वो अंग्रेज बन जाए या वो तहजीब वो सीखे, मतलब अपनी जड़ों से कट के वो एक दूसरे तरह की समझो शाखाएं या पत्ते उसके ऊपर दूसरे आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी भी तालीम ऐसे हुई और माहौल, उस माहौल में आपका आई थिंक कॉलेज तक तो ये सब उसी में बीता, वो सब हुआ। पूरा इंग्लिश का ही माहौल रहा होगा, अंग्रेजी जुबान में ही सब। फिर आपने पूरा अपने एकदम देसी अंदाज में ही ढले आप। तो कभी घर से भी ऐसा प्रेशर नहीं हुआ कि ये सब क्या कर रहे हो तुम्हें अंग्रेज बनाने भी जाता है, या इंग्लिश में ही तुम लिखो या इंग्लिश में ही मुझसे नाराज रहे, वो तो हाँ। डॉक्टर बनाना चाहता ही थे मुझे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ लखनऊ में क्राइस्ट चर्च कॉलेज है, तो मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई। 4-5 साल में वहाँ पढ़ा। मैं पहले एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे फादर मुझे ले गए वहाँ। तब मुझे याद है मैं 7वीं में क्लास में था, तो जाके प्रिंसिपल से मिले, रेवरेंड तिवारी थे प्रिंसिपल। तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है और ये 7th में है, इसको आप 6th में ले लीजिए जी। तो उन्होंने कहा चलिए। तो अब मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, पहला दिन था। आज अभी मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो मिलते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आते। तो हमारी क्लास में वो क्या हुआ, पीरियड फ्री हो गया कि टीचर नहीं आई, तो सबसे खेलने के लिए हम लोग सब भागे। तो जो स्टेयर्स थी वो लकड़ी की थी, तो बिल्कुल उसके नीचे प्रिंसिपल का ऑफिस था। तो सब डराते हुए नीचे उतरे, तो प्रिंसिपल बाहर निकले गुस्से में, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। उस जमाने में उनके हाथ में केन होता था, तो केनिंग होती थी। अब वो बारी बारी सबको पढ़ रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। जैसे मेरे पास आया तो मैं बोला आई न्यू बोले मैं कह रहा मैं नया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा यू न्यू इट, उन्होंने और मारा मुझे। तो मैं घर में जाके बहुत रोया, मैंने बताया अपने फादर को, मैंने कहा देखिए ये हुआ। तो वो बस अंग्रेजी ऐसी रही, और आज भी मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरी इन बातों का। तो अब जाहिर है कि उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई चलती रही। फिर मैं 3-4 साल वहाँ रहा। फिर उसके बाद मैं इंटरमीडिएट के बाद मैं दूसरे स्कूल में, कॉलेज में आ गया। फिर मैं कानपुर चला गया, मैंने बीएससी वहाँ, बीएससी फाइनल तक मैं वहाँ रहा। तो बहुत ज़्यादा असर नहीं रहा, लेकिन मतलब भर की अंग्रेजी आ गई कि मतलब समझ में आ गया। अंग्रेज नहीं बना पाया मुझे कोई। आप देसी ही रहे। ये हम लोगों की खुशकिस्मती रही, तभी आपके इतने मुरीद मौजूद हैं। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे मशहूर शायर खुशबीर सिंह शाह साहब के साथ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अच्छा लगा वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। वी ऑलवेज एनरिच इन योर कंपनी। आफ्टर रीडिंग यू, आपको पढ़कर भी इतना अच्छा एहसास होता है कि कुछ हमने हासिल किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।